हाय एवरीवन, वेलकम टू जियोलॉजी कॉन्सेप्ट्स। ये सितंबर मंथ के जो करंट अफेयर सीरीज जो आप देख रहे हैं उसका ये सेकंड वीडियो है और उसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं, जिसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है वो है HDI यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देन क्रिएटिव इकोनॉमी, ये क्या है, एक बहुत ही छोटी सी टॉपिक है, इसको हम देखेंगे। IAD जो कि इसरो ने बनाया है अभी, ठीक है। कर्तव्य पथ तो काफ़ी न्यूज़ में था, आप सबने देखा ही होगा कि राजपथ का नाम कर्तव्य पथ हो गया। देन PLI स्कीम भी न्यूज़ में है। एंड PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। मत्स्य मतलब फिश होती है, मत्स्य इज ए संस्कृत वर्ड। तो देखते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेट्स गो टू द फर्स्ट टॉपिक विच इज़ HDI। तो HDI तो आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ये वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ को रैंक करती है उनके ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिस पे। और जो एक्चुअली जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि इंडिया की अभी जो रैंक है 2021 के लिए वो 132 है, और लास्ट ईयर 2020 में ये थी 130। तो ये दो रैंक हम पीछे आ गए हैं बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, राइट। तो पैंडेमिक की वजह से हम 132 पे आ गए हैं, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है वो जो रैंकिंग जो है वो कंट्रीज़ की नीचे ही गिरी है। जो गिरी है उसकी वजह से द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ पैंडेमिक। तो अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि जो फर्स्ट नंबर पे है वो स्विट्ज़रलैंड है, ठीक है। सेकंड नॉर्वे, थर्ड आइसलैंड, हांगकांग एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें आप देख सकते हैं कि तीन जो है वो तो यूरोप में ही है। हांगकांग तो चाइना की टेरिटरी है, एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ ओनली इन सदर्न हेमिस्फेयर। उसके बाद जो बॉटम में है वो तो साउथ सूडान है। इसको रिसेंटली ही एक स्टेट का जो है रिकॉग्निशन मिला है UN से। तो साउथ सूडान है सबसे लास्ट में 191 पे, और चैड 90 पे है। ये सारे अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं। और हाँ, ये बुरुंडी आई थिंक अफ्रीका में नहीं है। तो ये सारी जो कंट्रीज़ हैं वो सारे अफ्रीका में ही हैं। और इंडिया के अगर हम नेबर्स की देखें तो सबसे बेस्ट पोजीशन पे इंडिया के नेबर्स में श्रीलंका है। लेकिन आप जो आयरनी देखिए कि श्रीलंका ऑलरेडी डूब चुका है, ठीक है ना, चाइनीज़ डेट में और प्रोटेस्ट में। और जो वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो तो बिल्कुल ही इंस्टेबिलिटी है एक्चुअली। श्रीलंका में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। भूटान की हालत तो चलो मान सकते हैं कि ठीक ठाक होगी। बांग्लादेश की हालत भी हमसे बेहतर है, बस एक रैंक ही हमसे ऊपर है बांग्लादेश। एंड नेपाल हमसे काफ़ी नीचे है। एंड पाकिस्तान तो क्या ही कहें, इनकी तो भीख मांगने वाली हालत हो गई है। नेक्स्ट इज क्या क्या पैरामीटर्स लेते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेजर करने में। 4 पैरामीटर्स आर देयर, ये आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है। उसके बाद दो स्कूलिंग से रिलेटेड है, एक एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, एक मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग। एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग का मतलब है कोई बच्चा कितने साल तक स्कूल जा पाएगा, शायद ऐसा कुछ एक्सपेक्टेड है। और मीन की एवरेज है कि कितने साल बच्चे जा रहे हैं इंडिया में। और GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। अब देखिए, जो मेजर करते हैं, जब मेजरमेंट होती है, जो इंडेक्स बनाया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो उसमें जो फर्स्ट और ये फोर्थ है इनका ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है अगर A B C तीनों अगर ज्योमेट्रिक सीरीज में है तो B² इक्वल्स AC, ऐसा होता है। तो B यानी कि √AC ये हो जाएगा। ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। तो इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं और इन दोनों का अर्थमेटिक मीन लेते हैं स्कूलिंग वाले का। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है अगर ABC तीनों अर्थमेटिक सीरीज में है तो B इक्वल्स A+C/2, काइंड ऑफ एवरेज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है ना। तो बट ये एवरेज नहीं है, अगर बहुत सारे टर्म्स हों तो फिर भी यहाँ पे 2 ही करते हैं। तो ये अर्थमेटिक मीन लेते हैं इन दोनों का, सॉरी जियोमेट्रिक मीन लेते हैं फर्स्ट और लास्ट वाले का, और स्कूलिंग वाले का अर्थमेटिक मीन लेते हैं। इस तरीके से इनको मेजर जो इंडेक्स बनाया जाता है। अब अगर हम ये चीज़ तो मैंने जस्ट मेंशन कर दिया कि 130 प्लेस पे है इंडिया 2021 में, और 2020 में ये थी 130 पे 2020 में थी इंडिया, और 132 पे है 2022 में, जो कि रिपोर्ट 2021 में आई है। 2022 में रिपोर्ट आई है, 2021 की डेटा को यूज़ किया गया है, ठीक है। पेंडेमिक इसके पीछे का रीज़न है। अब रिपोर्ट ये है क्या? सबसे पहले इसको डेवलप कौन करता है? UNDP जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो इसको डेवलप करते हैं। गोल क्या है
इस इंडेक्स का इज टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, चॉइसेस एंड फ्रीडम। एक्चुअली इससे पता चल जाता है कि कौन सी कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट कम है, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्या है कि पता नहीं चल पाता ठीक ढंग से कि कंट्री के अंदर जो जो लोगों की क्या स्टेटस है, उनकी जो डेवलपमेंट हो रही है नहीं पीपल की। तो पीपल की अगर डेवलपमेंट नहीं हो रही है पब्लिक की, तो फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या ही फ़ायदा। अगर सिर्फ कंट्री में सपोज 10 लोग बिलियनियर ट्रिलियनियर हो जाएं और बाकी लोग गरीबी में जी रहे हों, तो वो तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं उसका, है ना। देन जो थीम है इस बार के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, वो ये है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए वर्ल्ड इन ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसका थीम है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट इंडेक्स, बस इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसके अंदर। और हम हाँ, इसके अंदर जो अगर हम ये देख लें कि ये टॉपिक्स जो हैं, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो फर्स्ट उसके जो पैरामीटर थी वो गोल 3 है एसडीजी की, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है। उसके बाद एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग जो है वो गोल 4.3 है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग 4.4 है, और जीएनआई यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो 8.5 है। तो यानी कि सारे जो पैरामीटर्स लिए गए हैं वो एसडीजी से लिए गए हैं, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से लिए गए हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की और, इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है पर ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी क्या होती है, नॉट इवन इंडियाज़ की, सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे क्रिएटिव इकोनॉमी होती क्या है। तो इंडियाज़ क्रिएटिव इकोनॉमी कंप्राइजिंग द आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, ऑडियो वीडियो आर्ट्स एंड डिज़ाइन अमंग others accounted for export of goods and services worth ₹121 billion in 2019। अब सपोज ये यूट्यूब पे जो भी वीडियो ये जब जाए आप देख रहे हैं, ये भी क्रिएटिव इकोनॉमी का पार्ट है, क्योंकि इसकी जो पेमेंट होती है वो, अगर सपोज चैनल अगर मोनेटाइज्ड है तो इसकी जो पेमेंट होगी वो यूएस से आएगी, वो यूएस डॉलर में ही आएगी। तो हम एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं सर्विसेज, राइट। तो ये क्रिएटिव इकोनॉमी है। उसके बाद अगर हम देखें, हाँ, इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर से आपको समझ में आना चाहिए कि एक्सेलरेशन को कम अगर करना हो तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं। इसको इसरो ने बनाया है। एरोडायनामिक का मतलब है वो एयर से कुछ रिलेटेड है। इन्फ्लेटेबल मतलब जिसको फुलाया जा सकता है, इन्फ्लेट किया जा सकता है। तो देखते हैं क्या है। अब एक्चुअली होता क्या है कि सपोज इसरो ने अगर कोई मिसाइल या फिर कोई रॉकेट लॉन्च किया है, नॉट मिसाइल एक्चुअली, रॉकेट लॉन्च किया है, तो इसके सपोज या तो उस रॉकेट को हम वापस ज़मीन पे लाना चाहें, लैंड कराना चाहें, या फिर जो उसके पार्ट्स होते हैं, यूज्ड पार्ट जो स्पेंट हो जाते हैं, जैसे ईंधन जो जल जाता है, जो उसकी फ्यूल, तो उसके बाद उसको कहाँ लैंड करवाना है या फिर उसको रीयूज़ किया जा सकता है या नहीं, उसमें ही इसका यूज़ आसानी से हो सकता है। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिफ्लेटर का यूज़ कर सकते हैं। वो क्या है, सपोज एक रॉकेट इतना बड़ा है, ठीक है ना, ये अलग अलग स्टेजेस हैं, तो पहले स्टेज से ये निकल गया। अब इसको क्या है, अगर सपोज ये गिरने लगा, रॉकेट आगे चला जाएगा, ये पार्ट गिरने लगा नीचे, हम क्या यहाँ पे इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर अगर लगा देंगे तो ऐसे बैलून की तरफ फूल जाएगा यहाँ पे, और ये धीरे धीरे नीचे गिरेगा और इसको हम गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम जहाँ चाहें इसको यहाँ उतार सकते हैं और फिर से उसको यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो ये है इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर। इसको रोहिणी से जो हमारे पास रॉकेट है उसको, उसके अंदर इसको यूज़ किया गया है, और रोहिणी 300, ठीक है। और बस इसके अंदर रिकवरी स्पेंट, ये मैंने जस्ट मेंशन किया कि रिकवरी ऑफ स्पेंट स्टेजेस ऑफ रॉकेट फॉर लैंडिंग पेलोड्स ऑन टू मार्स और वीनस इन मेकिंग। हाँ, अगर हम दूसरे प्लैनेट्स पे भी अगर हम अपने स्पेसशिप्स भेज रहे हैं तो वहाँ पे जो सॉफ्ट लैंडिंग है उसके लिए हम वो इन्फ्लेटेबल डिसलरेटर का यूज़ कर सकते हैं, एरोडायनामिक डिसलरेटर का। तो इसरो के बारे में अगर हम देखें तो बेंगलोर में ये इस्टेब्लिश्ड है। ये इसरो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसरो जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर, DOS, ये किसी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर आता है, और ये सीधे अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर इसको डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। सब कुछ देख रेख प्राइम मिनिस्टर के अंदर होता है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ये एक कॉरपोरेशन है जैसे कि SpaceX है, ठीक है ना। सॉरी, माय राइटिंग इज रियली बैड, प्लीज फॉरगिव मी। SpaceX जो कि US की एक कंपनी है, ठीक है, जिसको इलन मस्क इज CEO है। तो
ये एक कॉरपोरेशन है, ठीक है, ये प्राइवेट कंपनी है जो वहाँ पे काम करती है। सेम वे एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड जो है वो इंडिया की है, वो इसी लाइन पे बनाई गई है, ठीक है, ताकि वो इसरो की जो कमर्शियल जो काम है, कमर्शियल प्रमोशन जो है वो, या फिर कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पेस प्रोडक्ट्स जो है वो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन करेगी, ठीक है। इसरो के जो चेयरमैन है वो एस सोमनाथ है, जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ठीक है। बस ये सारी चीज़ें इससे रिलेटेड थी। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है और किस तरीके से ये काम करेगी, ठीक है। तो दीज आर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, दीज वर सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद कर्तव्य पथ की हम बात करते हैं। तो कर्तव्य पथ के बारे में आपको पता है कि इसका पहले नाम राजपथ था और उसका नाम अभी चेंज होकर कर्तव्य पथ बन गया है, ठीक है। तो कर्तव्य पथ में हम अभी देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो है एक मूर्ति भी, यानी स्टैचू भी एक अनवील की गई है और ये कर्तव्य पथ बन गया है राजपथ से कर्तव्य पथ। उसके बाद सिम्बलाइजेस, हाँ एक ये एक्चुअली ये सब चीज़ें ना थोड़ी सी मेंस की भी हो जाती हैं, मेंस से रिलेटेड, कि जब आपको आंसर्स लिखने हों तो, या फिर इंटरव्यू में, जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ने 15 अगस्त को, यानी कि इंडिपेंडेंस डे के ऊपर जो लाल किले से जो भाषण दिए थे उन्होंने, तो उसमें उन्होंने कहा था पंच प्रण वाउज, 5 वाउज, ठीक है, कि हमें क्या क्या करना है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स को, यानी कि आज़ादी का जो अमृत काल है, ठीक है, उसके अंदर 100 ईयर्स तक के लिए जो अमृतकाल चलेगा, तो उसके लिए क्या है, तो उसमें इन्होंने 5 प्रण लिए हैं, 5 वाउज लिए हैं कि क्या क्या करना है हमें, ठीक है। तो उसके अंदर एक ये भी था कि कॉलोनियल माइंडसेट को या फिर कॉलोनियल लेगेसी जो है उसको हम ख़त्म करके हम अपनी जो होम ग्रोन, जो इंडिजिनस जो लेगेसी हम वो स्टैब्लिश करेंगे इंडिया के अंदर। और उसी के अंदर, उसी के लाइन पे ये भी है कि कर्तव्य पथ जो है वो राज्य पथ से बदल के कर्तव्य पथ बन गया है। तो कर्तव्य पथ सिंबलाइजेस शिफ्ट फ्रॉम अर्स्टवाइल राजपथ बीइंग एन आइकन ऑफ पावर टू कर्तव्य पथ बीइंग एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक ओनरशिप एंड एम्पावरमेंट। इसको कहा भी गया था कि राइट टू रूल, यानी कि राजपथ था जो था वो रिप्रेजेंट करता था राइट टू रूल, टू ड्यूटी टू रूल और सर्व, रूल और सर्व कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। राइट टू रूल मतलब जो ब्रिटिश राज थी वो कहती थी कि हमारा राज है, ठीक है ना, वी आर द रूलर्स। नाउ यहाँ पे क्या है, ड्यूटी टू रूल और सर्व, यानी कि अभी हम डेमोक्रेसी के अंदर हैं और डेमोक्रेसी के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारे, दे आर द पब्लिक सर्वेंट्स, है ना, वो हमें सर्व करने के लिए हमने उन्हें चुनाया, हमने उन्हें भेजा है पार्लियामेंट में। तो ये उसके एक्चुअली ये डेमोक्रेटाइजेशन का एक और फर्दर स्टेप है टुवर्ड्स डेमोक्रेटाइजेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर हम देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, कि उन्होंने, उनकी जो वहाँ स्टैचू बनाई गई है वो ग्रेनाइट की बनाई गई है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद क्राफ्टेड बाय अरुण योगीराज, दिस इज द स्कल्पचर हु डिड दिस। 28 फीट टॉल जो स्टैचू है, 28 फीट काफ़ी बड़ी होती है, माई हाइट इज ऑलमोस्ट 6 फीट, तो यानी कि 6 चौक 24, 6 5 30, यानी कि ऑलमोस्ट 5 टाइम्स, ठीक है ना, मेरे हाइट की 5 टाइम्स, तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी बड़ी, काफ़ी ऊंची है वो स्टैचू। उसके बाद these steps are in line with, हाँ ये मैंने जस्ट मेंशन किया है, these steps are in line with Prime Minister's second Panch Pran which was pledged during 75th Independence Day 2022, कि इंडिया में जो अमृतकाल जो है वो उसके अंदर कॉलोनियल माइंडसेट जो लेगेसी है उसको रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। व्हाट इज ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ राजपथ, ये पहले किंग्सवे कहा जाता था, ये जो राजपथ को पहले किंग्सवे कहते थे। इसका जो डिज़ाइन है वो एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने बनाया था, तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। उसके बाद द कैपिटल ऑफ राज मूव्ड, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडिया की जो कैपिटल है, या इंडिया नहीं हम कह सकते हैं, ब्रिटिश राज की जो कैपिटल थी वो 1911 के पहले बंगाल में थी, ठीक है ना, बंगाल वाज देयर कैपिटल। लेकिन 1911 में दिस कैपिटल मूव फ्रॉम बंगाल टू दिल्ली, ठीक है। और ये क्यों हुआ आप समझ सकते हैं कि जो पार्टीशन था बंगाल का उसको रिपील कर दिया गया था जो पार्टीशन, और दिल्ली में आ गई थी कैपिटल। तो ऐसा भी कहा जाता है कि इंग्लिश ने मुस्लिम्स को, क्योंकि मुस्लिम्स उसमें से बहुत सारे थे जो बंगाल के जो डिवीजन था उसके सपोर्ट में थे, ठीक है, तो उनको एक, जब पार्टीशन ये ख़त्म हो गया
तो एक उनके जो मुस्लिम या फिर मुस्लिम लीग को ये थोड़ा सा प्लेकेट करने के लिए कि ठीक है भाई, तुम्हारी गद्दी पहले भी मुगलों की गद्दी दिल्ली में ही थी, हमने फिर से वहीं पे ला के रख दिया, तो एटलीस्ट बी लिटिल बिट ऑफ हैप्पी, लिटिल बिट हैप्पी सो दैट। और उसके बाद क्या है कि फिर आप देख सकते हैं कि जैसे कहा जाता है कि इंडिया जो पार्टीशन ऑफ इंडिया का है वो काफ़ी देर से आया, पर अगर जब आप हिस्ट्री देखेंगे थोड़ा और समझेंगे अपने दिमाग से, तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया का पार्टीशन जो है वो बंगाल पार्टीशन से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम लीग ने उसको सपोर्ट किया था, 1906 में मुस्लिम लीग बन जाती है, और उन्होंने हर चीज़ ऐसी सपोर्ट करी है जो इंडिया को डिवाइड करने में आगे जाके हेल्प करे। ठीक है, तो ये 1911 में आ गई थी। उसके बाद उस समय एम्पायर ऑफ इंडिया यानी कि ब्रिटिश के जो एम्पायर थे जॉर्ज 5 थे, जो समय दिल्ली दरबार में आए भी थे, दिल्ली दरबार लगी थी 1911 में। ठीक है, और व्हाट इज द कर्तव्य पथ एंड इट्स सिग्निफिकेंस, इसमें और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। और ये कर्तव्य पथ जो है वो सेंट्रल विस्टा का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि उसी का जो एक्सटेंडेड पार्ट है, क्योंकि वो ट्रायंगुलर जो पार्लियामेंट बनाई जा रही है उसी से उसी का ये एक पार्ट है, एक्सटेंडेड पार्ट आप कह सकते हैं। और ये जो एक्चुअली जो कर्तव्य पथ है वो प्रेसिडेंट हाउस यानी कि प्रेसिडेंट हाउस जो होगी, राष्ट्रपति भवन, वहाँ से लेकर के जो स्टैचू और है सुभाष चंद्र बोस की SC, मैं क्या लिख देता हूँ, एक्चुअली आईपैड पे लिखना थोड़ा सा टफ हो जाता है, इसलिए SC बोस की जो स्टैचू है, तो यहाँ से लेकर के ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर का ये डिस्टेंस होता है, तो इसी को कर्तव्य पथ कहा गया है। इसमें कुछ हम थोड़ी सी देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है इनके जयंती के रूप में, यानी कि बर्थडे। ठीक है, और ये एक्चुअली एग्जाम में पूछा भी गया था, EPFO लास्ट ईयर, EPFO जो लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में, उसमें एक क्वेश्चन था कि पराक्रम दिवस या फिर 23 जनवरी को क्या होता है। उसके बाद एजुकेशन एंड अर्ली लाइफ में 1919 में उन्होंने ICS यानी कि इंडियन सिविल सर्विस क्लियर किया था, बाद में उन्होंने रिज़ाइन भी कर दिया था। विवेकानंद से वो काफ़ी इन्फ्लुएंस थे, और चित्तरंजन दास उनके पॉलिटिकल मेंटर थे, और उन्होंने फॉरवर्ड एक मैगज़ीन और स्वराज, इन दोनों मैगज़ीन, फॉरवर्ड मैगज़ीन जो है दास की मैगज़ीन थी यानी कि चित्तरंजन दास की, और स्वराज मैगज़ीन उनकी अपनी थी, इन दोनों के एडिटर रह चुके थे वो। उसके बाद वो एक सोशलिस्ट थे। ठीक है, क्योंकि आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो एक सोशलिस्ट थे, पर वो हैवी इंडस्ट्री को काफ़ी सपोर्ट करते थे, अनलाइक गांधी, क्योंकि गांधी जो है हैवी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट नहीं करते थे, और गांधी भी सोशलिस्ट थे, पर बोस जो है वो हैवी इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करते थे, और वो भी सोशलिस्ट थे, लाइक नेहरू भी सोशलिस्ट थे। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। देन उन्होंने 2 बार कांग्रेस की प्रेसिडेंसी ली है, 1938 1939 में। 1939 में उन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद बन गए थे प्रेसिडेंट, और पट्टाभी सीतारमैया जो कि एक गांधीयन थे खुद ही, पट्टाभी सीतारमैया भी एक गांधीयन थे, और एक गांधी के कैंडिडेट थे, जिनको हराने के बाद उन्होंने जो त्रिपुरी सेशन में जो हंगामा हो गया था, उसके बाद फिर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। फिर इंडियन नेशनल आर्मी की बात करें तो उन्होंने दिल्ली चलो का जो नारा, जो स्लोगन है, उन्होंने दिया है आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी, जो 21 अक्टूबर 1943 को फॉर्म की गई थी। इसको भी इन्होंने कमांड किया है। उसके बाद मोहन सिंह और जापानीज मेजर इवाची फुजीवारा, ये दोनों ने मिलकर आज़ाद हिंद फौज यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी को स्टैब्लिश किया था जापान में। ठीक है, सिंगापुर में एक्चुअली, जो कि जापान की उस समय उसके कंट्रोल में थी सिंगापुर। देन ठीक है, इतनी सारी चीज़ें और भी कुछ है। उनके डेथ के बारे में कॉन्स्पिरेसीज चलती हैं, तो इट्स ओके। 1945 में ऑलमोस्ट उनकी डेथ हो जाती है, पर कॉन्स्पिरेसीज के अभी तक वो जिंदा है या फिर कुछ बहुत सारी बातें हैं, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे। हम जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है वो है PLI स्कीम। तो PLI स्कीम के अंदर ये एक छोटी सी टॉपिक है, जिसके अंदर मैं ये जस्ट बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट टाइम PLI स्कीम के अंदर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है और उनको ग्रांट्स भी दिए गए हैं। वो क्या है कि एक्चुअली PLI स्कीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। मतलब ये है कि बाहर की एक्चुअली आत्मनिर्भर भारत को है,
मेक इन इंडिया भारत को सपोर्ट करने के लिए कि अगर कोई बाहर की कंपनी है वो अगर इंडिया में आके प्रोडक्शन स्टार्ट करे तो उसको इंडिया जो है प्रेफरेबल टैक्सेस या फिर जो भी सपोर्ट है वो देगी। वो पीएलआई स्कीम है, पीएल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कि आप यहाँ पे आके प्रोडक्शन कीजिए आपको फ़ायदा होगा, ये है। तो इसके अंदर बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो आइटम है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये बनाई गई है पीएलआई स्कीम, ठीक है। अगर इसके हम देखें तो ये जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक्स जो पैजेट इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड जो है, इन्होंने डोमेस्टिक कंपनी ये एक डोमेस्टिक कंपनी है जो फर्स्ट बेनिफिशियरी है इसकी अंदर पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम क्या है कि ऑन अ लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग विच इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पेसिफाइड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, जो ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन के लिए बेसिकली स्टार्ट की गई है, ठीक है। तो दिस वाज समथिंग अबाउट पीएलआई। अगर हम इसके बाद नेक्स्ट जाए तो ये है हमारे पास पीएम संपदा यानी सॉरी मत्स्य संपदा योजना। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो फिश प्रोडक्शन है इंडिया में वो काफ़ी बढ़े, वो उसको बढ़ाना चाहती है, इसलिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लाई गई है, यानी कि ब्लू रिवोल्यूशन। ब्लू रिवोल्यूशन का मतलब ये होता है फिश प्रोडक्शन को बढ़ाना, ठीक है। तो ये ब्लू रिवोल्यूशन की बात हो रही है। तो मत्स्य संपदा योजना में ब्लू रिवोल्यूशन को इम्प्रूव करने की बात, ब्लू रिवोल्यूशन लाने की बात की गई है, जिसके अंदर फिश प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने की बात की गई है, ठीक है। फिशरीज सेक्टर की बात की गई है, इसमें फिशरी सेक्टर एक बहुत ही बड़ा सेक्टर है जिसके अंदर बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों की इससे लाइवलीहुड जुड़ी हुई है, और इससे फॉरेन एक्सचेंज भी आता है, क्योंकि जब एक्सपोर्ट करते हैं हम फिश जो पकड़ते हैं उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उससे बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री, 7.56% ग्लोबल प्रोडक्शन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और 7.56% ग्लोबल प्रोडक्शन का इंडिया प्रोड्यूस करती है। अब अगर हम उस PMMY की बात करें, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की बात करें, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, ठीक है ना, जिसके 2 कंपोनेंट्स हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर दो कह सकते हैं कि 2 पार्ट्स हैं इसके। तो इसके कुछ गवर्नमेंट अपनी पूरे खर्च से अपने इम्प्लीमेंट कराएगी, कुछ स्टेट उसमें शेयर देंगे। तो देखिए जैसे ही आपको सेंट्रल सेक्टर स्कीम दिखे, इसका मतलब है कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन भी सेंट्रल मशीनरी ही करेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम हो जाता है, इसका मतलब है कि सेंटर और स्टेट एक रेशियो में पैसा देंगे। अलग अलग स्टेट्स के अलग होते हैं, जैसे हिली स्टेट्स में 90-10 का रेशियो होता है, बाकी जो प्लेन स्टेट्स है उसमें 50-50 का रेशियो होता है, कुछ ट्राइबल्स एरिया होते हैं उसमें अलग होता है। तो दीज आर द थिंग्स। तो उसके बाद अगर हम देखें तो जो एम है हमारा वो ये है कि मॉडर्नाइजिंग द वैल्यू चेन सिस्टम, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। अब ये भी होता है कि जैसे हमारे पास क्या है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है या फिर फ्रीजर्स नहीं है, जिसकी वजह से लार्ज मतलब बड़े फ्रीजर्स, ऐसे शिप जिसके अंदर ही फ्रीजर्स लगे हो, तो हम फिश को पकड़ें, उस फ्रीजर में सीधा डालें और एक्सपोर्ट कर दें। तो वो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉस है वो नहीं होगा, क्योंकि फिश अगर पकड़ लिया हमने वो फिश मछली मर जाएगी पानी से निकलने के बाद, और मरने के बाद फिर वो ख़राब हो जाएगी और भी मछलियाँ ख़राब करेगी, तो उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं। तो उसको बचाने के लिए हमारे पास ऐसे शिप होने चाहिए जो कि फ्रीज़र हो, कोल्ड स्टोरेज उसके अंदर हो और हम आसानी से एक्सपोर्ट कर सकें। तो अगर ये सब कर लेंगे तो हमारे को 10% का फ़ायदा होगा, 10% लॉसेस हो जाती हैं, तो वो बचा लेंगे तो हमारा बहुत पैसा बचेगा, ठीक है। ये एक हम कह सकते हैं कि एम है इंडिया का, ये मतलब इस स्कीम का। देन 74% ऑफ फिश, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्सिमम यानी कि 2/3 जो है 74% ऑफ फिश प्रोडक्शन वाज कंट्रीब्यूटेड बाय इनलैंड फिशरीज एंड 26% बाय मरीन फिशरीज। अब इनलैंड फिशरीज क्या होती है, जैसे सॉरी ये ऐसे, ये इंडिया का है और इधर ओशन है, ठीक है ना। तो यहाँ से जो मछली पकड़ी जाएगी वो मरीन फिश है, और यहाँ से नदियों से जो मछली पकड़ी जाएंगी जैसे गंगा से, यमुना से, यहाँ से नर्मदा, तापी, इन सब से जो मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं ये होंगी इनलैंड, ठीक है, क्योंकि इनका ओशन से कोई कनेक्शन नहीं है। और यहाँ जो समुद्र से मछलियाँ पकड़ी जा रही है ये मरीन फिश है। तो जो मैक्सिमम इंडिया की जो फिश प्रोडक्शन है वो यहीं से हो रही है, और यहाँ से हो रही है, इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि नदियाँ, एक नदी जो है गंगा यहाँ से निकल रही है और यहाँ के समुद्र में गिर रही है बे ऑफ बंगाल में। तो इसके इतने सारे स्ट्रेच पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फिशर्स होंगे
जो इस पर डिपेंडेंट होंगे। तो इस स्कीम से गवर्नमेंट जो है इन सारे लोगों को एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स देना चाहती है। उनके जो सपोज मतलब उनकी लाइवलीहुड एक तरह से इम्प्रूव हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से एक तरीके से ये इंक्लूसिव होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोगों को ये फ़ायदा मिलेगा, इससे बहुत सारे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इट विल बी एन इंक्लूसिव स्टेप ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये है पीएम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। उसके बाद आई थिंक यस, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस वीडियो का। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम आते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।